बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएनए के स्टूडियो से इफ्तिखार अहमद आपको खुश आमदीद कहता है। लाहौर में मेरे हमरा सलीम बुखारी साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं और बरतानिया लंदन में तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम पीजे मीर साहब। पीजे, आप कैसे हैं? ठीक हैं? बिल्कुल, ऑल गुड सर। एंजॉयिंग द वेदर? Not really. It's very cold here and it is expected to go cold more in the next week. Okay, so we have got stories and बुखारी साहब, कौन सी स्टोरीज आपके ख्याल में चलेगी? मैं तो आज बहुत दुखी हूँ ये जो कुछ आज सेनेट में हुआ है और जिस तरह से मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का बिल पास हुआ है। मैं समझता हूँ हुकूमत ने मीडिया से अपना बदला ले लिया है। जो इसको इक़्तिदार में लाने के लिए इसका ममदू व मुआवन था, उनका गला दबाने की जो उनकी कोशिश थी वो उसमें कामयाब हो गए आज। जी जावेद। देखें, बुखारी साहब तो सिर्फ मीडिया की बात कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ आ रही है यह हुकूमत 22 करोड़ आवाम से महंगाई की शक्ल में इनका गला दबा कर बदला लेने की कोशिश कर रही है। जिस तरह आज स्टेट बैंक ने काइबर रेट 8.75 कर दिया, 1.5% बढ़ा दिया है। इससे महंगाई का तूफान ही आएगा जिससे गरीब पिसेगा। पीजे, ये सेनेट में आज फिर जो बिल जिस तरीके से मंजूर किए गए, आपको खबर तो पहुंच गई होगी, क्या कहते हैं आप इस पे? देखिए जी, ये जो सेनेट पे हम जो देख रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि फॉर द फ्यूचर जनरेशंस ऑफ द कंट्री ये बड़ा एक, मैं समझता हूँ बड़ा एक नेगेटिव इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये एक प्रेसिडेंस बन जाएगा और जो फ्यूचर गवर्नमेंट्स हैं वो भी इसी लाए अमल पे चलेंगी। एंड आई थिंक दिस नीड्स टू बी डिस्कस्ड थॉरली। जी बुखारी साहब, इट नीड्स टू बी डिस्कस्ड थॉरली। नाउ द बॉल इज विद यू। मेरे ख्याल से अब डिस्कशन का पॉइंट टाइम तो गया, इसलिए कि जिस तरीके से हुकूमत ने जॉइंट सेशन में इसको कराया, जिस तरीके से नेशनल असेंबली में कराया, जिस तरीके से आज सेनेट में हुआ है, ये पार्लिमानी तारीख का एक अजीबोगरीब वाक़या है। इसको अब सवाए इसके कि आप सड़कों के ऊपर तय करें या कोई और हुकूमत आए और वो इसको अंडू करे तो करे, वरना जो हाल आज की तारीख में इस बिल पास होने के बाद मीडिया का है, वी मस्ट कंसिडर आर सेल्फ एज स्लेव्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि वो जिसका गला जिस वक्त दबोचना चाहे उसके पास इख्तियार भी है, उसके पास कानून भी है, उसके पास अथॉरिटी भी है। एक दूसरा गिला मुझे अपोजिशन से है, एक ऐसा हाउस जिसमें 55 अरकान हों अपोजिशन के और 41 अरकान हों हुकूमत के, वहाँ बिल इस तरह से पास हो जाएं तो मैं समझता हूँ ये शर्मनाक है। इसके लिए जितनी मजम्मत की जाए अपोजिशन की वो कम है, और 35-29 के मुकाबले में। करेक्ट। और ये इसलिए अफसोसनाक है कि अगर वो आज घरों में ना बैठे होते तो मीडिया के साथ, जिसका मैं एक रुकन हूं, आज ये तबाहकुन कानून पास ना होता जो आज हो गया है। एक बात। दूसरी बात यह है कि सेनेट में जो शहरी रहमान है, उन्होंने एक धमकी दी है। मेरा ख्याल से उस धमकी को सीरियसली लेना चाहिए। उन्होंने कहा जो कुछ आज आपने किया है हम ये हाउस नहीं चलने देंगे। मैं इस हद तक इत्तेफाक जरूर करता हूं कि अगर 55 के 55 अरकान एक साथ बोलें अगर, या एक साथ मजामत करें किसी चीज़ की, तो सेनेट नहीं चल सकती। आज मेरे ख्याल से चेयरमैन सेनेट ने अपना वो कर्ज पीटीआई का चुका दिया है जिसके तहत वो मुंतखब हुए थे दूसरी बार। ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है, ये एक काबिल मजम्मत सूरत हाल है। और मैं तो अब अपने चूँकि कैरियर के टेल एंड पे हूँ, लेकिन जो कानून आज पास हुआ है, आने वाली नस्लों को मैं वार्न करना चाहता हूँ कि आप गुलाम से ज़्यादा आपकी कोई हैसियत नहीं होगी अगर आपने इसको कबूल किया तो। और बहुत साहब, ये अफसोस की बात यह है कि हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा चेयरमैन सेनेट को कि भाई इस बिल को फौरी तौर पे ना इस पर वोटिंग करवाओ, इसको मुतल्लिका कायमा कमेटी को भेजा, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा। लेकिन आ वाली बात में बहुत वज़न है कि जो आइन की बात करते हैं, जो आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, अगर वो पार्लियामेंट में आए ना, मैंने 2 या 3 सेनेटर गालिबन बीमार हैं, लेकिन बाकी अगर आते तो ये बिल पास नहीं हो सकता था। तो किसको बुरा कहें? मतलब शहरी की बात में जो गुस्सा तो मैं देखता हूँ, लेकिन मामला गुस्से से तो नहीं होगा, मामला तो वोटों से होगा। जिसके वोट ज़्यादा होंगे वो जीत जाएगा। तो ये छोटी सी बात नहीं समझ आ रही। और ये मैं हैरान हूँ कि ये तमाम सेनेटर से अगर अभी मैं बात करूँ टेलीफोन पर, तो सब मेरी हमायत का ऐलान करेंगे, कहेंगे हम साफ़ियों के साथ हैं, साफ़ियों के हकूक़ के लिए हैं, आज़ादी सहाफ़त के साथ हैं, बहुत तकरीर करेंगे। लेकिन गालिबन फिर इन्होंने पढ़ा ही नहीं कि हमारे ख़िलाफ़ और हमारे हकूक़ पर डाका डालने के लिए क्या पेश किया गया। अगर इन्होंने पढ़ लिया होता तो कम से कम हमारे लिए वोट डालने के लिए तो आ जाते। क्या आप कर रहे हैं अपने रोल को प्ले? अफसोसनाक। आई डोंट फील कि ये तरीक़ाकार अगर चलेगा तो लोगों को ये पार्लियामेंट और सेनेट
कि कार्रवाइयों में कुछ दिलचस्पी भी रह जाएगी। खान साहब, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, बदकिस्मती ये है कि उनको हमारा तो क्या ख्याल होना है, उनको तो 22 करोड़ अवाम का ख्याल नहीं है। ये वो इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की जो पार्लियामेंट और सेनेट जिस तरह चल रहे हैं, मुझे तो इनकी शक्लें डिक्टेटरशिप वाली नजर आ रही हैं, जहां पार्लियामेंट और सेनेट किस लिए बनाई जाती है कि आप अवाम के हकूक के लिए आप कोई बिल लेकर आते हैं तो उस बिल पे डिस्कशन होती है, उस पे गुफ्तगू होती है, उसके में उस पे आर्गुमेंट होता है। जहां आर्गुमेंट नहीं हो रहा, डिस्कशन नहीं हो रहा है। जवेद एक सेकंड माफ कीजिए जवेद, आर्गुमेंट डिस्कशन हो जाती है तो फिर वोट पे मसला तय होना था ना। और अगर हालात ये है कि 35 उनके होते पीटीआई के मैं उसी पे आ रहा हूं, उनके पास 29 होते तो फिर यही होना जो मैं हुआ। आप ही की बात पे आ रहा हूं कि कहीं से स्टार्ट तो होना था, उसके प्रोज एंड कॉन्स तो देखने थे। इधर तो प्रोज एंड कॉन्स की तो बात ही नहीं है। इनकी सीरियसनेस के हालात ये हैं कि ये किसी भी सेनेट हो या कौमी असम्बली का इजलास हो, वहां आपको कहीं सीरियसनेस नजर नहीं आएगी, कहीं डिस्कशन नहीं आएगी। मगर अपोजिशन को ये बात याद रखनी चाहिए, वो भी मीडिया में ही जिंदा है, उनका बिल्कुल, कारोबार जिंदगी भी चलता है मीडिया की वजह से। नहीं, गलत बात की आपने। अच्छा, वो हाँ, देखिए इनकी रास्ते कोई और हैं, ये देखते कहीं और हैं। मतलब? वो ये समझते हैं कि मीडिया तो सिर्फ दिखलावे के लिए है, ताकत पावर में कैसे आना है और पावर को मेंटेन कैसे करना है, उसके लिए कहीं और देखना ना। दिस इज फैक्ट, ये बिटर रियलिटी मैंने है। ये नहीं कहा था कि मीडिया उनको कामयाब करा के पार्लियामेंट में लाता है। देखो आई विल गो टू द पीजे आप इसमें क्या कहते हैं? देखें पीजे, ये लोग कहते हैं जमहूरियत की बात करते हैं, हकूक़ की बात करते हैं, मीडिया से दोस्ती की बात करते हैं। तो मीडिया से दोस्ती निभाने का वक्त तो आज था ना कि आज जाते अपनी हाजिरी लगवा के वहाँ पे बैठते हाउस में, और जब ये बिल पेश होता तो खड़े होके इसके हक़ में वोट डालते। और अगर जब वोट डालने का मौका आया तो इनके पास 29 वोट थे और इनके मुखालिफ 35 वोट थे। तो फिर ये बुखारी साहब की बात तो बड़ी ही तवज्जो चाहती है कि भी तादाद तुम्हारी ज़्यादा है, 2 या 3 बीमार हैं गालिबन जो सेनेटर हैं अपोजिशन के, बाकी किधर थे? व्हाट डू यू से? जब देखिए इफ्तिखार, जब आप हम बात करते हैं सारे मीडिया की, सबसे पहले तो जब आप ये बिल इनेक्ट करते हैं या पार्लियामेंट में लेके आते हैं, क्या एनी कंसल्टेशन विद एनी ऑफ द मीडिया टॉप ब्रास कभी हुई है? यस दे से पीजे उनका एक क्लेम है हुकूमत का कि कुछ सहाफ़ियों के ग्रुपों से हम ख्याल सहाफ़ियों के ग्रुपों से उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे मुलाकात की। दिस इज व्हाट दे से। देखिए, हम ख्याल जो होता है वो सबसे डेंजरस होता है। आपको वो सहाफ़ी उससे आप डिस्कस करें जो कि आपका क्रिटिक हो, क्योंकि जो क्रिटिकल एक रिव्यू आता है और जो हम ख्याल होता है उसके अंदर एक बीच में एक बैलेंस हमने क्रिएट करना है। ये बैलेंस यहाँ नहीं आया, और इसके अंदर अभी जब बुखारी साहब ने कहा ना कि आई एम एट अ टेल एंड, ये टेल एंड पे नहीं है। इंशाल्लाह इनके अंदर काफी फर्क है अभी, एंड ही हैज अ लॉट टू कंट्रीब्यूट इन दिस फील्ड। शेरी का कहना, शेरी इज अ वेरी डियर फ्रेंड, बट शेरी का कहना कि हम चलने नहीं देंगे, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी और द अदर। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑर्गन को, वेदर इट इज द गवर्नमेंट और द ऑपोजिशन, इसको हमने किसी सूरत में फेल नहीं करना। अगर आप इस लाइन पे चले जाएंगे, आप कोई अच्छा प्रेसिडेंस नहीं दे रहे मुल्क के लिए। जब हम कह रहे हैं ना, पर्टिकुलरली पीपल्स पार्टी लूली लंगड़ी जमहूरियत भी अच्छी डिक्टेटरशिप से, लेकिन आप मुझसे आप एग्री करें या ना करें, आपको डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप में ज्यादा मिलती है। आप देख लें, पूछ लें। लेकिन जब आप आते हैं पॉलिटिकल साइड पे, तो यहाँ ये जो आज हम मैं इसको तमाशा कहूंगा, ये तमाशा आप देख रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप। ना पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे ब्रेक पे जाना है। अगर तो एक सेकेंड, अगर तो ये कंसल्टेटिव प्रोसेस होता तो देन वी वुड हैव सेड इट इज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। It is not a democratic process. It is, unfortunately, it is a monologue, not a dialogue. ये मुझे वैसे जो शहरी रिमान की उसका अंदाज़ा इस तरह होता है कि जब वोटिंग थी एक मौके पर, तो शहरी ने एक जो सेनेटर ने दिलावर खान साहब, उनकी तरफ इशारा करके कहा आप तो हमारा साथ दें, तो उन्होंने भी उनका साथ नहीं दिया। तो बात बुनियादी वही है कि शहरी साहबा
आप अगर यकीन रखती हैं जमहूरियत में और जमहूरियत की बालादस्ती में, तो सबको पकड़ के लाएं और मीटिंग में बिठाएं, सेनेट में लाएं। ये उनकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो तमाम सूबों की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि किसी को रोका गया, तो कौन है किसी को रोका गया? किसी को कोई उठा के ले गया, किसी को तलब कर लिया, कि जिस तरह हम फ़िक्रे इस्तेमाल करते हैं, कोई फ़ोन आ गया, कोई दबाव आ गया, या तो खुल के कहो और नाम लो किस पे दबाव आया और कौन नहीं आया। और अगर जानबूझ के वो नहीं आए या किसी वजह से नहीं आए, तो ये जो नाकामी अपोजिशन की है, इस नाकामी पे जितनी जल्दी काबू पा लिया जाए बेहतर है, वरना अच्छा नहीं होगा। और ये इसी तरीके से बिल आते रहेंगे और जो हुकूमत है उनको बुलडोज करती जाएगी। और मुझे ब्रेक पे जाना है, जाइएगा नहीं ख्वाजा आज़ाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वाजा आज़ाद। ये जब आज सेनेट में ये बात हो रही थी, तो शहरी रहमान ने कुछ बातें और भी कही हैं, मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हुकूमत सूबों को बोलने और सांस लेने की इजाज़त देने को तैयार नहीं, और ना ही पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के मुतल्लिक़ हमें सवालात पूछने का हक़ देना चाहती है। और IMF के बारे में हो या माफ़ी के मर्दों के बारे में, इट्स ए वेरी वेरी सीरियस ऑब्जर्वेशन of शहरी रहमान on the floor of the Senate of Pakistan। जी बुखारी साहब। बिल्कुल, आपने सही सिमत में इशारा किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी आज की। शहरी ने स्पेसिफिकली ये कहा कि पानी के मामले में, मरदमशुमारी के मामले में और सूबों के वसाइल की तकसीम के बारे में, यानी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो बात है, उन फोरम्स पर भी हमें बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और सेनेट जिसमें तमाम सूबों के बराबर वोट हैं, वहाँ भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही। वो जो धमकी मैंने कहा था और जिसका PJ मीर ने समझा कि शायद सेनेट को बंद कर देंगे, नहीं, मेरी मुराद इससे ये थी, और शहरी भी यही कह रही थी कि हम फिर यहाँ आपको अपनी मर्जी नहीं करने देंगे कि आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी बिल पास कर दें, आप जो कर दें। वो मिसाल के तौर पर उन्होंने ये धमकी कल दी थी कि हम कायमा कमेटियों से निकल आएंगे। तो फिर कैसे चलेगी सेनेट जनाब? तो मतलब कहने का ये है कि अगर सूबों की फीलिंग ये होगी कि हमें बात नहीं करने दी जा रही वहाँ पर, तो फिर ये इसी किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत को चाहिए कि वो होश के नाखन ले। ये अदारे जो किसी सूरत में अपनी शक्ल में मौजूद हैं, इनकी तबाही में हिस्सेदार ना बने, क्योंकि आने वाली नस्लें फिर उनको माफ़ नहीं करेंगी। जो PJ ने कहा कि जो प्रेसिडेंट क्रिएट हो रहा है, इन द लॉन्ग रन ये आने वाली नस्लों के लिए तबाहकुन होगा। मैं एंडोर्स करता हूँ उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, और मैं ये कहता हूँ कि सेनेट में चाहे यानी चेयरमैन संजरानी साहब हों या कोई भी हो, खुदा के वास्ते इस इदारे का जो अपना तकद्दुस और इसका जो मकाम है, इसको कंप्रोमाइज़ ना कीजिए। PJ इससे पहले कि आप इस पे बात करें, मैं एक बात का इजाफा और करना चाहता हूँ कि आज एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी वहाँ पे था। शहरी ये कहती है कि हमने 2 बिल पेश किए हैं, एक है ख़वातीन को हरासा करने के हवाले से बिल, और दूसरा निज़ाम अदल बराए 9 उम्र अफराद। वो कहती है हमारे बिलों को तो उठा के मुतलका कमेटियों को स्पेट कर देते हो, इसको वोटिंग पे फ़ौरन नहीं लेके आते, अपना बिल आता तो उसको फ़ौरन ले आते हो। तो ये बात भी मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ, आप बताइए आप क्या कहते हैं। देखें, शहरी ने पहले भी वेमेंस राइट्स से बिल्स आगे लेके आई हैं ये, और ये बड़ी चैंपियन रही हैं। मैं समझता हूँ कि अगर फीमेल पॉलिटिशियंस में किसी को कहूँगा कि कोई औरतों और ख़वातीन के लिए जो काम करती हैं, शहरी रहमान स्टैंड्स आउट राइट अप टॉप। द क्वेश्चन अराइजेस कि ये बिल्कुल इस बिल को आना चाहिए। ये हमारी सोसाइटी के अंदर एक कर्स है, एक लानत है, और इस लानत के ऊपर अगर हम बात नहीं करेंगे इस अगस्त हाउस में, तो फिर आप मुझे बताएं, ये जो एक सेकंड एक गलती का मैं एतराफ़ करना चाहता हूँ। ये मेरा ख्याल है हम कंफ्यूज कर रहे हैं 2 शरीफ्स को एक ही जगह पे। ये ना हो कि आप ये क्रेडिट किसी और शहरी को दे रहे हो, आपके शहरी को ये क्रेडिट दे रहे हैं ख़वातीन वाला। शहरी रहमान, गुड, ठीक है, शहरी रहमान, यू आर राइट ऑन द डॉट। शी इज द वन, बिल्कुल। and she had a bill passed even during General Musharraf's time. Yep. If you look in the assembly. Now the thing is, देखें, लेकिन आज मज़ारी ने, आज शेरी मज़ारी ने भी बिल पेश किए जिसको कमेटी के हवाले कर दिया गया। और मेरा ख़वातीन वाला और 9 उम्र अफराद वाला जो बिल है, ये उसने पेश किया मज़ारी ने, नॉट शीरी
इसका नाम है, इसका जो भी नाम, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, क्या नाम है जी इसका, रहमान। शहरी रहमान और मज़ारी का फ़र्क है। आई थिंक वो जो 2 बिलों की मैं बात कर रहा हूँ मज़ारी ने पेश किए और उसको कमेटियों के हवाले कर दिया गया, समथिंग लाइक दैट। तो अच्छी ओके, अगर ओके लेट्स गो ऑन दैट साइड। अगर वो शीरीन है, वो शेरी नहीं है, शीरीन मज़ारी हाय। अगर ये बिल लेके आती हैं जो उन्होंने प्रेजेंट किया है तो नेशनल इंटरेस्ट में बड़ी अच्छी बात है उसके अंदर। लेकिन इसके अंदर आप देखो, जब आप बात करते हो, अब ये जितने बिल आए 33, 2 ऑपोजिशन के भी तो पास हुए हैं कि नहीं इसके अंदर। अब बात ये है कि आप अपने आप को एनफोर्स क्यों नहीं करते हो, बिकॉज यू आर द लॉ मेकर्स इन द वेटिंग। और जिस तरह अभी बुखारी साहब बात कर रहे हैं, अगर आप बैकफुट पे चले जाओगे तो देन व्हाट, ये जावेद भी है, ये हमेशा बात करते हैं, तो फिर हम किस ऑपोजिशन की बात करते हैं? हमें ऑपोजिशन चाहिए कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव और तकड़ी। ये तकड़ी ऑपोजिशन नहीं आ रही। इसको चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ उस तरह बात करे इन अ प्रोग्रेसिव मैनर कि आगे जाके आपको इन्हीं ये जो बिल्स आप पास करते हैं इसमें अमेंडमेंट की जरूरत ना पड़े, इसमें बहस की जरूरत ना पड़े। हम क्या करते हैं, नई हुकूमत आती है, पुराने बिलों को करने की देखिए पीजे, बात पता क्या है, चलते हैं, एसआरओस पे चलते हैं। अगर मैं अपने जमहूरी इदारों की तरफ देखूं तो चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन, मुझे दोनों तरफ एक ही रवैया आया, दोनों तरफ नॉन सीरियसनेस नज़र आई है, दोनों तरफ लैक ऑफ कंसल्टेशन नज़र आई है, दोनों तरफ एक दूसरे के लिए बर्दाश्त नज़र नहीं आई है, दोनों तरफ मुझे कहीं नज़र नहीं आया कि ये एक दूसरे को साथ लेकर चलना चाहते हैं। कहीं मुझे नज़र नहीं आया कि अपोजिशन और हुकूमत मिलकर इस मुल्क के लिए कोई कंस्ट्रक्टिव बिलिंग लेकर लाना चाहते हैं। अगर मैं हुकूमत को देखूं तो वो एक वन ट्रैक पे चल रही है, जो एक डिक्टेटरशिप टाइप का उनका रोल है कि वो चाहते हैं ना वो किसी से हाथ मिलाएं, ना जमहूरियत के लिए वो किसी से बात भी नहीं करना चाहते। जो समझते हैं, और वो उन्होंने अपने आप को इतना अजीम शान हुकूमत डिक्लेयर कर दी है, वो ये समझते हैं कि जो बिल भी वो लेकर आ रहे हैं वो बिल पाकिस्तान के मफाद में है। उनको इस चीज से कोई सरोकार नहीं है अवाम क्या सोच रहे हैं, अवाम किस बदहाली में जा रहे हैं, अपोजिशन क्या सोचती है, उनसे मशवरा करने की जरूरत है या नहीं। यह है बदकिस्मती। दूसरी तरफ अपोजिशन की हालत ये है कि ना वो एज ए अपोजिशन अपना रोल अदा करना चाहती है। कहीं भी आपको इन 3.5 सालों में यही कुछ नजर आएगा, दोनों के दोनों एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। देखिए जो आपने बात की है, एक बात सिर्फ मैं अर्ज कर दूं, फिर पीजे आप बात कीजिएगा। जब चेयरमैन का रवैया ये हो कि जब नमाज के वक्फे में सेनेट नमाज पढ़ने मस्जिद में गए हों और पीछे आप बिल वोटिंग के लिए रख दें, इसकी कोई मिसाल है इसकी? विल यू जस्टिफाई दिस के बहुत ठीक हुआ है? इसीलिए मैंने कहा ना कि उसने अपना सारा कर्ज आज चुका दिया है। जो सबसे कंट्रोवर्शियल बिल था वो इस तरह पास हुआ है कि सेनेटर्स वर आउट दोनों के रवैये एंड यार ये क्या हो रहा है यार? आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि मुझे ब्रेक पे जाना है? बुखारी साहब ये जो आपने बात की है, इट इज नोन एज ट्रिक ऑफ द ट्रेड। अब इस ट्रेड के अंदर एवरीबॉडी वांट्स टू हैव अ पीस ऑफ द पाई। ये जो जावेद अभी बात कर रहे हैं, हर बंदा ये कोशिश करता है, नॉट बिकॉज ऑफ द बिल की नोयत नहीं है, बिल की नोयत है। नोयत ये है पीजे सॉरी आई एम गोइंग टू इंटरप्ट यू। जो आप कह रहे हो ना कि बिल की नोयत नहीं है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। ये दोनों खवातीन को जो मैं कंफ्यूज कर रहा था, वो कंफ्यूजन में एक बात और मेरे लिए में आई है। जो वफाकी वजीर थी उसने एहतजाज किया स्पीकर से और उसने कहा कि ऐसा लग रहा है कि हमने आपको वोट नहीं दिया, आप अपोजिशन के चेयरमैन हैं। मतलब ये इसको है ना एक सिलेक्टिव अप्रोच है चेयरमैन के, धमकाया जा रहा है उसको। मतलब देखें, नहीं सिलेक्टिव अप्रोच उसकी भी है। कुछ चीज़ों को वो अलाउ कर रहा है और कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं कर रहा। और जो ये बिल अपना जो वफाकी वजीर शरी मज़ारी ने पेश किए, ये बड़े इंपॉर्टेंट है ख़वातीन को हरासा करने के ख़िलाफ़, और 9 उम्र अफराद का तरमीमी बिल, ये बड़े इंपॉर्टेंट थे। लेकिन ये मिनिस्टर की ऑब्जर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, बात जो मैं जिस पे मैं हिट करना चाह रहा हूं कि ये जो नौयत है, बिकॉज वो तो आना ही आना है, लेकिन नौयत ये है कि अभी से अगले इलेक्शंस की तैयारियां इसलिए हो रही हैं कि ये जो बिल है ये मैंने पास करवाया है, ये उसने नहीं करवाया।
So they don't want to be, no one wants to be let down. They all want to be on the same page. लेकिन इस पे एक बेमाने बहस हो रही है. अच्छा चलिए, let us finalize this segment with मतलब एक the रेस है ये साबित करने की who is more loyal than the king. That's it. मसला That's ये है it. कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल शिल तो पास हो गया, वो कानून साजी की तरफ भी चला जाएगा. आपके पास आई है, आप लंदन में बैठे हैं, कुछ लोगों से मिले हैं, लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है? सर यहाँ जो लोग हैं वो उसी की बात कर रहे हैं. आज भी मेरी बात हुई है, वो उसी की बात कर रहे हैं कि ये आपको तकलीफ देगी ईवीएम. इट इज अ गुड थिंग. इट हैज फेल्ड इन सर्टेन कंट्रीज एंड येट our neighbor is doing very well with it. Now the question here is कि आपको दोनों को क्या तकलीफ है कि आप दोनों बैठ के इस पे नहीं कर सकते, because it is in the interest of the state, interest of Pakistan. Governments will come and governments will go. Why is it has to be an egotistical problem from the opposition and from the government? और भाई इसको आप रिफाइन करो. इलेक्शन कमीशन को आप बैठाते नहीं हो जिसने ये कंडक्ट कराने. इलेक्शन कमीशन के पास है वो नो हाउ. पीजे वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. इसके बाद मेरे पास पता नहीं सेगमेंट के लिए वक्त रहे. ये बात कही है वफाकी वजीर ने कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून का पाबंद है, सो जो हमने कानून बनाया उसको तस्लीम करें. लेकिन फ़रोग नसीम ने एक बात की है कि ईवीएम पुराने सिस्टम से बेहतर है, पुराने सिस्टम में धांधली के इम्कान ज़्यादा थे. इसका मतलब है कि वो इस सिस्टम में भी धांधली के इम्कान को रूल आउट नहीं कर रहे. देखिए मैं ये समझा खान साहब, बात आपकी ठीक है. धांधली के जो तरीकाकार है ना पाकिस्तान में, सिर्फ धांधली इलेक्शन डे की नहीं होती, तो प्री इलेक्शन भी धांधली होती है जो कि 70-80% होती है. प्री इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन. अच्छा, अब बात हो रही है ड्यूरिंग इलेक्शन की. प्री इलेक्शन की तो तैयारी हो जाती है, आपको भी पता है. पीछे रह जाती है जो डी डे का इलेक्शन होता है, वो पोलिंग डे. देखिए उस दिन धांधली, चाहे पिछला सिस्टम हो चाहे इधर वाला सिस्टम हो, जब तक आप तमाम स्टेक होल्डर नियतन एक पेज पे नहीं होंगे. हैं यार सारे. नहीं खान साहब, जब वो इलेक्शन लड़ने जाएंगे तो इकट्ठे होंगे. खान साहब, ईवीएम अभी आई नहीं है, उससे पहले ही अगले इलेक्शन को आएगी. बहुत लंबा दिया है. जो मैं कहना चाहता हूँ, देखें सिर्फ पीछे मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता है हमारे पार्लियामेंटेरियंस को सीरियस होना चाहिए. पार्लियामेंट की तरफ 22 करोड़ आवाम देखती है. नहीं, बात यह है कि सीरियस लेके जो रिफॉर्म्स करने वाली है वो रिफॉर्म्स बड़ी डिक्टेटरशिप आज इन्होंने की है इफ्तिखार साहब ने. इनको मैंने दिखाई भी थी वो इंडिया के अंदर जहां पर ये वोटिंग सिस्टम ईवीएम पे चल रहा है. उन्होंने उसके वो 20 पॉइंट बताए हैं कैसे ये हैक हो सकती है, कैसे ये मनूवर हो सकती है, कैसे इसमें धांधली की जा सकती है. मैंने कहा था आप ऑर्डर करें इनको कि ये वीडियो चला दें, वो आपने चला. सर ईवीएम ठीक है या गलत उसको छोड़ दें. मैं ये कहता हूं जिन्होंने पार्टिसिपेट करना है या जिसने करवाने हैं, और यार उनको तो कॉन्फिडेंस में ले लो. दैट इज द पॉइंट. मुशावरत नाम की कोई नहीं देखे बात सुने, मुशावरत नाम की कोई चीज़ थी नहीं, ना है ना होगी. जब अनार का मसला हो, ईगो आपकी सबसे बड़ी हो, ईगो आपके मुल्क पर छा गई हो, तो फिर यही होगा. बिल्कुल सही बात. ये अब जगह बुहारी साहब ने कहा कि वो फुटेज दिखानी थी. बुहारी साहब, मैंने वो फुटेज देखी जो आपने मुझे भेजी थी. इसके बावजूद हिंदुस्तान में वो सिस्टम चल रहा है. सिस्टम की नाकामियाँ और खामियाँ मौजूद हैं, लेकिन हमारे दोस्तों मानने को तैयार ही नहीं है. तो इनको फिर कौन समझाएगा? और मुझे समझाया जा रहा है कि भाई आवाम समझाएगी, और मुझे समझाया जा रहा है कि भाई आपने ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाइए. ख्वाजा हज़रात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर. जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा. वेलकम बैक ख्वाजात. पिछले सेगमेंट में मैं मज़ारी और रहमान में ऐसा फंस गया कि मेरे लिए निकलना मुश्किल हो गया. ये एक जैसे नाम अगर हों पार्लियामेंट के अंदर तो इसमें उलझन तो होती है. लेकिन मैं हैरान हूँ कि वफाकी वज़ीर का मौक़िफ़ भी तकरीबन वही था जो अपोजिशन का मौक़िफ़ चेयरमैन सेनेट के बारे में है. सर ये क्या मसला हो गया स्मोक का? अब मुझे नहीं समझ आ रही कि दो इसमें स्कूल ऑफ थाट है, दो सोचें हैं, दो फिक्र हैं. एक तो हमेशा हम हिंदुस्तान पे इल्ज़ाम लगाते थे कि वो अपनी फसलें जला देता है, धुआं उड़ता है, हवा इधर आ जाता है, हमें वो इफ़ेक्ट कर जाता है. एक तो ये फ़लसफ़ा चलता रहा.
फिर कहा गया कि उसमें जब नमी के कतरे शामिल हो जाते हैं तो वो लटक जाता है, तो उसको नीचे आने में वक्त लगता है। वेरी गुड, ठीक है। अब देखा गया नहीं, ये मसला नहीं, इस दफ़ा उधर कम फसलें हैं, नहीं जली नहीं है, तो अब क्या किया जाए, रास्ते ढूंढे गए हैं। अब सारा का सारा इल्ज़ाम उन लोगों पे आ रहा है जो मोटरसाइकिल है, जिनके पास गाड़ी है, उन पर, और फसल जलाने वालों को और भट्टे वालों को कहा गया और फैक्ट्री के मालिकान को कहा गया हम आपको सज़ा देंगे। लेकिन बुखारी साहब और जावेद साहब और पीजे मीर साहब, मेरा सवाल ये है कि ये जहाँ तक तो फैक्ट्रियों का तल्लुक़ है या भट्टों का तल्लुक़ है, तो क्या पिछले साल हुकूमत सोई हुई थी, या उससे पिछले साल हुकूमत सोई हुई थी, या उससे पिछले साल हुकूमत सोई हुई थी, कि हर दफ़ा एक नई कानून साजी को लानी पड़ती है, या हर दफ़ा एक नया अपना SRO जारी करना पड़ता है, या नए SOPs बनाने पड़ते हैं, इसकी मुझे समझ नहीं आई। लेकिन जो ये गाड़ी मोटरसाइकिल को 2000 रुपये जुर्माना करने का फैसला है, अभी कम से कम 2000 है, कम से कम 2000, मैं इस पर सख्त एहतजाज करता हूँ। आपके एहतजाज में जनाब मैं बिल्कुल और उसकी शामिल हूं। वजह यह है कि जो ये गाड़ियां हैं, इनका फिटनेस सर्टिफिकेट तो आपने सालों से चेक नहीं किया, और आज मसला बना है, मुश्किल आई है, तो आपने यहाँ से कंधे से उतार के तो डाल दिया है मोटरसाइकिल वालों पे, कार वालों पे, कि जो धुआं देगी हम उसको 2000 रुपये कर देंगे। ओ भाई, कानून कहाँ है आपका? वेयर इज द लॉ? फिटनेस सर्टिफिकेट लाहौर की चलने वाली गाड़ियों के किसने जारी करने थे? ठीक है, उस आदमी की भी गलती है जो गाड़ी चला रहा है, लेकिन आपका भी तो कुछ जिम्मेदारी थी। ये नहीं बस आपको एकदम एक जिम्मेदारी आती है, 2000 कर दो, 4000 फाइन कर दो। 2000 रुपया आज बहुत बड़ी चीज़ है। 2000 रुपया मोटरसाइकिल वाले को अगर आप इस बना पे करोगे 2000 रुपये पे, मुझे नहीं पता जिसके पास 16, 17, 18, 20 रुपये आमदन है, वो 2000 इस काम के लिए कहाँ से देगा, और हर दूसरे दिन कहाँ से देगा? देखिए, पहली बात तो ये है, आपने सही सिमत में इशारा किया है। पीजे बैठे हुए हैं, इनको मालूम है कि लंदन में या यूरोप में कोई गाड़ी सड़क पर नहीं आ सकती अनलेस उसके पास MOT का सर्टिफिकेट हो, जो इन सब चीज़ों को चेक करती है। यू कैन नॉट गेट टू द रोड्स और द मोटरवे विदाउट दैट MOT। ये हमारे यहाँ होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। असल बात ये है, जो राज की बात है वो मैं बता दूं आपसे। हुकूमत ने पहली दफ़ा एक ऐसी कोशिश की है कि इकॉनमी को ठीक करने के लिए ट्रैफिक वार्डन्स को कहा है इतने अरब रुपया चाहिए हमें आपके चलानों की सूरत में, और खुदा के वास्ते किस सोसाइटी में आप क्या कर रहे हैं? पीजे, आप ज़रा ज़्यादा तफसील से बताइएगा ये कि ये गाड़ियाँ कभी, इस किस्म की गाड़ियाँ जो हम देखते हैं चलते हुए, ये कभी वहाँ सड़क पर चढ़ सकती हैं? एक बात। और दूसरी बात ये कि हम खुद कब रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, चाहे वो कवानीन है, चाहे वो प्रिकॉशंस हैं, जो भी हैं, हम खड़े कहाँ हैं? जी पीजे, देखें, सबसे पहले तो आप बेस पे जाए ना, आपने कितनी रिप्लांटेशन की है? मैं तो अभी आज का पूछूंगा, मैंने पहले तो देखा है आपका PHA बड़ा जबरदस्त काम कर रहा था, आपके वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इधर आई है, खैबर पख्तूनख्वा में रिप्लांटेशन हुई है, लेकिन कश्मीर में आप चले जाएं जो कि बिल्कुल बैरन है, और वहाँ सबसे बड़ा डेंजर एनवायरनमेंट का, हमने पूरे पहाड़ गंजे कर दिए हैं। चिनारी, चिकोठी, ये सारे चले जाएं जो कि बॉर्डर्स पे जाते हैं, आप देखें कि वहाँ लैंडस्लाइड्स आ रही हैं। वाई? एनवायरनमेंट का ख्याल को नहीं है, लकड़ी आपने जला दी है, एनवायरनमेंट बड़ा गर्क कर दिया। कमिंग ऑन टू द अर्बन एरिया के अंदर आपने गाड़ियों का नाम लिया। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट इधर काम करती है, वो गाड़ी रोड पे आने नहीं देगी जब तक उसकी ब्रेक, बत्ती और इंजन के एमिशंस कंप्लीट ना हो, हर चीज। अब आपको जो एमिशंस हैं, इतनी रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं सेंट्रल लंदन में जाने के लिए कि अगर डीजल है, आपको डीजल टैक्स लग गया 25 पाउंड का, उसके बाद आपकी पार्किंग उधर है 50 पाउंड, अगर तो शॉर्ट टर्म। बाय द टाइम यू कम आउट, गो इन एंड आउट ऑफ लंदन, 100 पाउंड आपका कहीं निकल गया। अब दैट इज नॉट चीप। सो द क्वेश्चन इज, ये फोर्स कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट पे आओ। हाइब्रिड्स आ गई हैं गाड़ियां जिस पे ड्यूटीज बिल्कुल लिटरली नथिंग है, आपका रोड टैक्स कुछ नहीं है, फ्री गाड़ी चल रही है। उसके बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियां आगे आ रही हैं, और ये पेट्रोल और डीजल इवेंचुअली फेज हो रहा है। जावेद कुछ कहना चाह रहा है? जी जावेद। खान साहब, इस हुकूमत का एक बुनियादी मसला है जब हुकूमत आई है, और वही बुनियादी मसला इनका हर फील्ड में नज़र आपको आएगा। वो मसला है दूरअंदेशी का, फोरसाइटेडनेस का। बदकिस्मती यह है कि स्मोग पाकिस्तान में पिछले कई सालों से आ रही है। इस हुकूमत को चाहिए था आज से एटलीस्ट एंटिसिपेट करना चाहिए था, और उसके बाद अपनी ऑर्डर शीट निकालनी चाहिए थी, कमेटियां बनानी चाहिए थी। जब स्मोक आ गई, उसके ख़त्म होने का टाइम आ गया, तो उन्होंने एक नई ऑर्डर शीट निकाल दी। बात यह है
कि इनको सोचना ये चाहिए कि वक्त से पहले प्रिकॉशंस ली जाती हैं। जब गर्दन पे तलवार आती है तो फिर गर्दन कटती है, उस वक्त आप प्रिकॉशन लेंगे तो उसका क्या फायदा। और दूसरा, इन्होंने रिएक्टिव तौर पे ये सारी प्रिकॉशन ली हैं। इंडिया ने आज से एक हफ्ते पहले अपने दिल्ली में लॉकडाउन भी लगाया, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों को भी वार्निंग दी, गाड़ियां भी बंद की, ऑफिस से वर्क भी 50% कर दिया। इनको ख्याल तब आया है। मैं एक सेकंड पीछे एक बात कहना चाहता हूं कि हमें बहैसियत हुक्मरान, पार्लियामेंटेरियन, जिनको हम आज ये बातें कर रहे हैं, ये बातें उनके सोचने की हैं। जो आप बात कर रहे हैं कि रोड के इर्द गिर्द, दरियाओं के, नहरों के इर्द गिर्द आपने दरख्त लगाने, ये आपको स्टैंडर्ड पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि आने वाली वक्त में वो चीजें चलती जाए। ठीक है ख्वातीन, ये बात जो जावेद कह रहे हैं, ये जो हम सब कह रहे हैं, ये चूँकि शायद हम हुकूमत नहीं है और हमें समझ ही नहीं हुकूमत कैसे चलती है, पॉलिसियाँ कैसे बनती हैं, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हम ऐसे बैठ जाते हैं टीवी के ऊपर और मशवरे देने शुरू कर देते हैं। चलें, कुछ मशवरे अगर हमारे अच्छे हैं तो उनको कबूल कर लिया जाए। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन। सूद की रकम जब भी बढ़ती है तो उस कमज़ोर मईशत की निशानी है कि भी आप सूद को बढ़ा रहे हैं, उसकी रकम को बढ़ा रहे हैं। जावेद, क्या कहते हो, ये जो 8.75 तक ले गए हैं? खान साहब, बड़ी तकलीफ दे बात है। वो तकलीफ दे बात ये है कि आज से हमने 2 दिन पहले अपना स्टेट बैंक IMF के हवाले कर दिया। वेल सेड, वेरी वेल सेड, दैट्स द पॉइंट। इसलिए मेरा तो इस हुकूमत से गिला है ही नहीं है, तो मेरा गिला अब आ गया स्टेट बैंक IMF से कि IMF वालों, खुदा का खौफ खाओ। क्यों खाएं? हमारे मुल्क में महंगाई का तूफान पिछले जो 3.5 साल से चल रहा था वो कम था जो इसे और आप बढ़ाना चाहते हैं। कुछ तो ख्याल करो। हम भी बहैसियत कौम हैं, हमारे भी 22 करोड़ लोग इधर रहते हैं, हमारी भी इंडस्ट्रीज चलती हैं, हमारे बच्चे भी खाना खाते हैं, गरीब अवाम इधर रहते हैं जिनकी इनकम 20,000 से ज्यादा नहीं है। 60-70% क्या हो जाएगा गरीब बढ़ा दिया सूद? बात यह है कि सूद बढ़ने का नुकसान क्या होगा जावेद, ये बताओ। आपकी तो बेसिक सैलरीज और आपकी GDP बहुत ऊपर है। हमारा ख्याल करो, हमारी तो सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ इतनी है। भाई होगा क्या? बढ़ने से क्या होगा? महंगाई आज नहीं, आने वाले वक्त में ये महंगाई चलती रहेगी। उसकी वजह सुन लें, जब आप बैंक रेट बढ़ाएंगे आपका इंडस्ट्रियल रेट बढ़ जाएगा। आप जो इंडस्ट्री से प्रोड्यूस कर रहे हैं, दाल से लेके घी, चीनी, आटा, हर चीज उसकी प्राइसेस बढ़ना शुरू, मिर्चें, हर चीज की प्राइसेस बढ़ता है। आपकी बेसिक यूटिलिटीज के रेट बढ़ जाएंगे, आपकी इन्फ्लेशन का एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा। इमरान खान ने जब हुकूमत संभाली थी तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि 6.5 या 7% मैक्सिमम रेट था। उसके बाद ये 13.5% तक लेके गए और फिर अब उसी डायरेक्शन पे चले गए। इमरान खान की हुकूमत को ये बात तब समझ नहीं आई थी कि जब आपने GDP ग्रोथ को, आप अपनी GDP ग्रोथ को 13% से वापस तो लाया था। ये तो वापस ला के अब वापस क्यों जा रहे हैं? उस वक्त जो हुआ था इस मुल्क का हशर, वो दोबारा उसी हशर में ले जाना पड़ता है। आखिरी बात, जब आपने हुकूमत संभाली थी, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो $315 बिलियन की थी, आज $285 बिलियन की है। कुछ तो ख्याल तरक्की हो रही है, तरक्की हो रही है। देखिए इफ्तिखार, नंबर 1, आप यहाँ किसी बैंक में चले जाएं, बैंक्स आप पे कंडीशन डालेंगे। वो खैराती नहीं है, उन्होंने भी पैसा बनाना है। और पर्टिकुलरली IMF जो है वो पूरी दुनिया का बैंक है और दुनिया के पैसे जाते हैं उसके अंदर और ये सपोर्ट करते हैं जिस तरह आज हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉब्लम रही है इनके साथ, ये जावेद ने कई दफ़ा बड़ी अच्छी अकल की बात करते हैं। इन्होंने जो अभी बात कही है, आप एक आम ट्रेडर को इनके IMF के सामने बैठाओ, आप एक अनचार्टर्ड इकोनॉमी में, आप एक चार्टर्ड इकोनॉमी पे जा रहे हो, आपको टाइम लगेगा टू कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द IMF एंड वर्ल्ड बैंक बाय कंपेयरिंग योरसेल्फ विद द अदर इकोनॉमीज। आपने सबसे पहले इनको बताना है कि भाई ये हमारी मुश्किलातें हैं, हमारा रिटर्न्स इतना नहीं आ रहा, हम इन पे ज्यादा टैक्सेशन लगाएंगे, हमें प्रॉब्लम होगी।
आप एक आम आदमी की जब आप ट्रेडर की बात सुनोगे, ये कराची में प्रेसिडेंट थे किसी ट्रेडर एसोसिएशन की, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की एक शो के अंदर, और भाई हमें बिठाओ IMF के साथ, हम आपको अपना प्रॉब्लम बताएंगे, आप बड़ी पढ़ी लिखी बात कर रहे हो और पढ़े लिखो मुल्कों की बात कर रहे हो, हमारी इकोनॉमी और है। जी भाई साहब, मुझे तो इतना सा अर्ज करना है कि हमारे रहनुमाओं ने, PTI की लीडरशिप ने हमें ये बताया था कि निजकारी का अमल हम तेज़ करेंगे ताकि हमारी जो कर्जे वर्जे हैं वो भी उतर जाएं और थोड़ी हमारी इकॉनमी ठीक हो जाए। उन्होंने वो काम तो किया नहीं है, वहाँ तो कुछ हो नहीं रहा। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को डिसेंट्रलाइज कर दिया, आउटसोर्स कर दिया, उसको निजकारी के जरिए सुपुर्द कर दिया IMF के। अब जब हमारी हर पॉलिसी जो है वो सब्जेक्ट टू द स्क्रूटनी एंड ऑर्डर एंड विशेस ऑफ द IMF होगी, तो उस कौम के अवाम सुख का सांस लें, ये कभी हो नहीं सकता। मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता। आप अगर सिर्फ कुछ आखिरी करना बात, प्राइम मिनिस्टर के सामने एक मीटिंग हुई, हमारे एक दोस्त ने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि सर, आपने जब हुकूमत संभाली थी तो हमारी इकॉनमी का साइज ये था और अब ये है, तो बराए मेहरबानी कुछ सोचें। सुने, नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो खामोश बैठे रहे। उनके दाएं तरफ बैठे हुए थे आपके FBR के चेयरमैन और दाएं तरफ फाइनेंस मिनिस्टर। फिर हुआ क्या? उनके रंग लाल हो गए और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के बोलने से पहले ही, देखें जी, इनको पता ही नहीं है किसी चीज का, हमें पता, हम अपनी इकॉनमी का, तो ये तो हाल है आपका। फ़ौजदात, मुझे तो इतना इक़्तिसादियात का पता नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि जब तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली तो शरह सूद 6.5% थी, फिर बढ़ती बढ़ती 13.25 पे चली गई। अब वो फिर बढ़ा रहे हैं, नीचे आई, फिर बढ़ा रहे हैं, ऊपर जा रही है। एक खुशखबरी है, आज के सारा प्रोग्राम ऐसा लगता है कोई खुशखबरी नहीं है, हमारे पास है। हमारी कॉटन क्रॉप बहुत अच्छी हुई है और ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। ये मैं इसको पॉजिटिव मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं हूँ कि पहले हमें कहा गया था कि बम्पर क्रॉप्स हुई हैं और अब वो वीट इंपोर्ट कर रहे हैं। पहले हमें कहा गन्ने की काश्त के वो लोग बन गए हैं, अब चीनी इंपोर्ट हो रही है। सर, मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ, आप उस खुशखबरी में फिर नमक डाल रहे हैं। सर, लेट्स बी पॉजिटिव, अच्छी चीज, उसकी मिठास। ऑल इज वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क देन मिस्टर PJ। नो, लेट मी फिनिश इट। कॉटन की जो डेनमार्क का कॉटन की क्रॉप अच्छी है, उसका फ़ायदा ये होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, रोज़गार, और रोज़गार से हमारे लोगों को फ़ायदा होगा। गैर मुल्कों में हमारे कॉटन की चीज़ें बन के जाएंगे, उससे हमें पैसा मिलेगा। इस मुस्बत नोट पर मैं आज के प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ। मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दें, फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।